नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप में हमारी आज की शख्सियत हैं सुधीर गुलियानी। और सुधीर गुलियानी जी के बारे में आपको एक बात मैं ये बता दूं, सुधीर गुलियानी जी पिछले 4 दशक से अभिनय के क्षेत्र में हैं। रंगमंच करते हैं, फिल्में करते हैं, टीवी करते हैं और बहुत सारे टीवी कमर्शियल भी किए हैं और कई बॉलीवुड की फिल्में भी की हैं, जिनमें प्रमुख हैं कानपुरिया, लुका छुपी और कई अन्य। और बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं और कई सारे टीवी कमर्शियल में आपने उनको देखा होगा। तो आइए मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सुधीर जी, अगर हम बातचीत करें, ये 2 साल जो हैं सबके ऊपर बहुत भारी गुजरे हैं। जो कोरोना वाले 2 साल हैं, लास्ट 2 साल बहुत भारी गुजरे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करा है हमारे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लोगों ने ही करा है। बिकॉज सारा काम किसी से मिलना नहीं है, जुलना नहीं है और सब चीज़ों को पाबंदियां बहुत ज़्यादा थी। तो आपके ये 2 साल कैसे गुजरे और इन 2 सालों में आपने क्या क्या काम किया है? देखिए जी, ये 2 साल जो गुजरे हैं वो शायद इस धरती पे कोई भी ऐसा इंसान हो जो इससे अछूता रहा होगा। और हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में इस महामारी ने बहुत ही कहर ढाया और हम भी इससे अछूते नहीं हैं। और इस अपने घरों के अंदर सभी की तरह जैसे सब लोगों ने अपने कमरों में बैठ के और कोशिश करी है, एक प्रयास किया है कि इस बीमारी से दूर रहें। काम तो दूर की बात थी, लेकिन जब कभी कभी ऐसा लगा है कि केसेस कम हो रहे हैं या कुछ हो सकता है, तो मुझे जो मेरे दिल्ली के प्रोडक्शन हाउस हैं, दिल्ली में जो मेरे दोस्त हैं पुराने हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि हम ऐसा करते हैं कि हम घर से ही ऑडिशन, जिस तरह हम सेल्फ ऑडिशन देते हैं, हम घर से ही शूट कर लेंगे और हम उसको एडिट करके रिलीज़ करेंगे, ताकि कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। तो करीब 3 काम मुझे ऐसे मिले इस दौरान जो कि मैंने घर से ही किए और वो सक्सेसफुली रिलीज़ भी किए उन्होंने यूट्यूब के ऊपर। ये तो सबके साथ ही ये दिक्कत थी, ये परेशानी तो सबके साथ थी जी कि कोविड था तो हर कोई बंदा, मतलब हर इंसान इस दुनिया का इम्पैक्ट हुआ था इससे। जी। तो सर, अब हम बात करते हैं आपके जो आपका एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ है, या मतलब जैसे हर कोई भी एक इंसान होता है और उसकी कोई हॉबी होती है, तो उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक इंसिडेंट हुआ होता है जिससे कि उसका ये इंटरेस्ट जागता है। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा एक इंसिडेंट हुआ होगा जहाँ से आप कोई एक्टिंग की तरफ आपका रुझान हुआ होगा या मतलब इंटरेस्ट जागा? हाँ, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा कि मुझे इस एक्टिंग का जो है ये शौक़ कब से शुरू हुआ और ये कौन सा ऐसा वक्त था या कौन सा ऐसा हादसा था या कौन सा ऐसा समय था, तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैं बचपन से ही, लोग अक्सर जो नाटक करते हैं उनको नौटंकी कहते थे और आज भी कहते हैं। अब इसको थोड़ा रंगमंच पे काम करने वालों को सम्मान अब ज़्यादा मिलता है। पहले बहुत ही चुनिंदा लोग जो थे वो रंगमंच ज्वाइन करते थे और देखने जाते थे। तो ऐसी मेरी भी घर पे, मैं शुरू से ही, जैसे कहते हैं ना कि खून के अंदर कोई चीज़ का होना, तो नौटंकी मेरी शुरू से ही होती थी। जब मैं स्कूलिंग में था, जब मैं 8वीं पास की, 12वीं पास की, कॉलेज में आया, तो इस तरह के कुछ ऐसी चीज़ें, चुनिंदा चीज़ें थी जो मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे और जो मैं करता था, जो मुझे भी याद है। उसके बाद सन 1982 से मैं रंगमंच से जुड़ गया और रंगमंच से जुड़ा तो सबसे पहले, जहाँ तक मुझे याद है, अखबार में एक छोटी सी कटिंग आई थी, अभिनय करना चाहते हैं, अभिनय सीखना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। अब वो कॉलेज से अभी निकले थे तो था अभी, अब करियर बनाना है। कुछ करियर तो जो माँ बाप चाहते हैं वो अलग होता है और कुछ बच्चे के अंदर से जो होता है वो अलग होता है। तो मेरा था कि मैं वो जो माँ बाप चाहते हैं वो तो मैं करूँगा ही, तो क्यों ना इसको भी देखा जाए, परखा जाए। तो हम इसी उसमें वहाँ पे चले गए और दिल्ली के अंदर एक आनंद पर्वत जगह है, करोल बाग से थोड़ा आगे, वहाँ पे उनकी 3री मंजिल पे, 4थी मंजिल पे ऑफिस हुआ करता था। और उनके पास गए, उन्होंने बैठाया। एक बहुत ही छोटा कमरा था जिसमें एक टेबल लगी हुई थी, एक कुर्सी जिस पे वो बैठे हुए थे महाशय, और सामने एक कुर्सी थी, बस इतना ही बड़ा कमरा था। तो पूछा गया कि एक्टिंग करना चाहते हो, अभी एक्टिंग करी है स्कूल में, कॉलेज में? तो मैंने बताया कि हाँ, स्कूल के अंदर मैं जो एनुअल डे होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता था।
और कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं हो पाया। और ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपको मौका देंगे। और एक उस समय 200 रुपये उन्होंने लिए थे एक मेंबरशिप फ़ीस के लिए। उन्होंने एक रसीद काट के दी थी कि ये 200 रुपये हम सबसे लेते हैं। ये सन 82 की बात है, 200 रुपये की उस समय कीमत होती थी। तो 200 रुपये उन्होंने लिए और हमने दिए उसको, अपनी पॉकेट मनी लेके अपने फादर से कि मुझे चाहिए। तो कहा ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें अगर अपना शौक़ पूरा करना है, अगर तुम्हें लगता है तो आप देख लीजिए। तो वो दिए हमने। और उसके बाद फिर हमें मंडी हाउस बुलाया गया कि हमें ये मंडी हाउस में आप आ जाइए और हम एक प्ले कर रहे हैं। तो वो एक प्ले करते थे जिसका मतलब कंटिन्यूस उसी के रिपीट शो होते थे, एक ही प्ले था उनका। उसी प्ले में उन्होंने मुझे मौका दिया और उस प्ले में मेरी एक एंट्री थी कि मुझे लेफ़्ट विंग से निकलना है और राइट विंग में चले जाना है। एक नौकर का रोल था और आके बस देखना है। और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा मेरे अंदर कि ये लड़का मतलब जिज्ञासा है सीखने की और काम करने की इच्छा है इसके अंदर, तो मुझे उन्होंने एक थोड़ा सा और बड़ा रोल दिया। ऐसे करते मैंने उनके प्ले के अंदर 3 रोल किए, अलग अलग किरदार किए जो अलग अलग थे। और उसके बाद फिर मैं दूसरे ग्रुप से जुड़ गया और उनके साथ काम किया। 1 2 3 ग्रुप हो गए ऐसे। तो मुझे अच्छी जगह काम करने का मिला, अच्छे लोग मिले, जिनका मैं आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने काम सिखाया, आगे बढ़ाया, मेरी हौसला अफजाई करी और मैं इस काम को अच्छी तरह से कर पाया और निभा पाया। सुधीर जी, अभी तक जो हमारी बातचीत चल रही है बहुत ही संजीदा किस्म की बातचीत है, पर जैसे मैंने आपको स्टेज पे भी देखा है और मैं जैसे आपको जानता भी हूँ, बातचीत से भी मैंने यहाँ पे कई बार आपसे बातचीत की है, तो मुझे पता है कि आप इतने संजीदा तो हैं नहीं। तो आपने लाइफ में कभी एक्टिंग को लेके कुछ ऐसा क्रेज़ी काम करा हो या क्रेज़ी चीज़ करी हो जो कि आपको अभी भी सोच के इस पे हंसी आती हो? ये बात तो आपने ठीक कही कि दिखने में मैं, हो सकता है इंटरव्यू में मैं काफ़ी संजीदा लग रहा हूँ, लेकिन मैं काफ़ी चुलबुला और नटखट किस्म का इंसान हूँ। मैं इसीलिए ये बात, और मैंने ज़िंदगी में शैतानियाँ बहुत की हैं और आज भी करता हूँ, लेकिन यह है कि कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं तो इसलिए कुछ कभी कभी अपने आप को बचाना पड़ता है। जहाँ तक रंगमंच से और नाटक से जुड़ी है, वहाँ तो एक लिमिट ये है कि मैंने जो किया कि मैं अपने घर का फर्नीचर तक उठा के ले जाता था अपने शो करने के लिए। घर का फर्नीचर? हाँ, मतलब ऐसा वक्त भी आया जब हमारे पास पैसों की कमी की वजह से हम पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते थे। फ्री शो करना है, टिकट शो के लिए लोग आते नहीं थे। अब अपना जो शौक़ पूरा करना है तो उसके लिए भैया क्या करें, अब सेट वाले के पैसे हैं, मेकअप वाले के पैसे हैं या नहीं है, कैसे अब सेट पे जो फर्नीचर रखना है उसके नहीं है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि जो मैंने उनको बोला कि आप फर्नीचर की चिंता मत करिए, मेरे ड्राइंग रूम में जो भी सोफ़ा और कुर्सियाँ पड़ी हैं मैं ले आऊँगा। तो मेरे घर वाले बड़े हैरानी होती थी उनको, कहते हैं यार ये कौन सा तरीका है नाटक करने का, तुम जो जहाँ नाटक कर रहे हो अगर वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहे उनको बोलो अपना फर्नीचर तो अपना यूज़ कर लें। तो मैंने कहा नहीं, मतलब ये एक कहते हैं ना कि जुनून जो था, एक जुनून की मतलब मैं क्या बताऊँ, करना है। और वह निश्चिंत कर देता था कंफर्टेबल जोन में, जैसे कहते हैं ना अपने डायरेक्टर को, आप चिंता मत करो ये हो जाएगा, ये तो मैं ले आऊँगा। तो हाँ, और पूछते थे घर वाले कि भाई तो घर का क्या होगा। मैंने कहा कोई होता है, कोई आज कौन से मेहमान ने आना है तो कोई बात नहीं, वो प्लास्टिक कुर्सियाँ उन पर बैठा देना, मैं इसको ले जा रहा हूँ आज। एक दिन की बात होती है, सेम डे ले जाता था, सेम डे शो खत्म होने के बाद उनको टेम्पो पे लोड करा के घर वापस ले आता था। हाँ, वो टेम्पो के पैसे मुझे मिल जाते थे तो इसलिए मैं निश्चिंत भी रहता था। तो ये था एक जुनून, और जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी तो काम के लिए तो दिन दोपहर रात सुबह, वैसे कह दो सुबह इतने बजे उठना है तो शायद आलस आ जाता है, और सुबह 4 बजे का अगर कॉल टाइम आ जाए शूट का तो वही हमारी माता जी बोलते हैं कि यार 4 बजे तेरा शूट होता है और तो उठ के तैयार होकर नहा धो के निकल भी जाता है। तो ये क्या है, वो वही है ना कि जहाँ आपको कहाँ जो जिस काम में आज की तरीके हम बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चों को वही काम करो जिसके अंदर उनको दिलचस्पी हो, इंटरेस्ट हो, वो उसमें कामयाब ज़्यादा होगी। जिसमें आपको इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी क्षेत्र है, अगर वो उसमें आप करोगे तो उसमें आप जल्दी चढ़ोगे सीढ़ियाँ, बजाय कि आपको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनना है, आपको साइंस पढ़नी है, या आपको ये करना है, या आपको फलाना बनना है। उसमें वो आज के दिन अब वो नहीं रहे।
तो आप दिल से जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, वो दिल से तो होता क्या है, हमें तो कामयाबी, हर कोई कामयाबी चाहता है, बच्चे भी चाहते हैं इंसान। और अगर देखूं तो मैं भी एक कामयाबी बनना चाहता था कि मैं कुछ रंगमंच की दुनिया में या कला के कला के क्षेत्र में मैं कुछ अपना नाम बना जाऊं, कुछ कर लूं। लेकिन जितना भी किया, मैं अभी भी दोबारा कह रहा हूँ, मैं सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, मुझे सिखाया और मुझे आगे बढ़ने का मौका। सर, हर कलाकार की तरह आपने भी अपनी एक्टिंग का आपका करियर स्टार्ट हो गया और आपने स्कूल में करा, कॉलेज में करा, फिर एक कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया या एक ऐसी संस्था आपको मिल गई जहाँ से कि आपने अपना जो सपना आपने जो आप सपना देख रहे थे, उस सपने को आप आगे को लेके गए अपने करियर में। बिल्कुल। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, फिर एक समय ऐसा भी आया कि आपने ये सारी चीज़ें छोड़ दी और आप और सब कामों में इन्वॉल्व हो गए। तो वो क्या सफ़र था और या उसके पीछे क्या कहानी थी, वो आप अगर हमारे साथ शेयर करें। हाँ हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। ऐसा था कि जो सफ़र 1982 से शुरू हुआ, ये 1987 तक चला। और उस दौरान मैं कुछ नौकरी भी करने लग गया था और ये देखते हुए, और साथ में थिएटर वगैरह भी कर रहा था। तो हम एक शो कर रहे थे श्री राम सेंटर में जिस दौरान, और एक शो था और उसके ऑडियंस में, जैसे ऑडियंस में आम लोग आते हैं, तो उसमें कहते हैं ना, संजोग जब लिखे होते हैं तो पता नहीं होता कि कहाँ लिखे हैं। तो हमारी भावी पत्नी, जिसे हम कह सकते हैं, होने वाली बीवी, उस शो के अंदर बैठी हुई थी, वो देख रही थी। अच्छा, आपका प्ले देखने आए थे? वो प्ले देखने आए थे। और जब प्ले ख़त्म होने के बाद वो आए, स्टेज पे आए, तारीफ़ करी। और क्योंकि वो प्ले ऐसा था कि जो कि इंग्लिश नॉवल पे बेस्ड था और हमने उसको हिंदी में किया था। एक्चुअल में वो ये देखना चाहते थे कि आप लोगों ने इसका रंगमंच पे कैसे उतारा, इसको कैसा लग रहा है दिखने में। नॉवल एक अलग चीज़ होती है, फिल्म एक अलग चीज़ होती है और थिएटर एक अलग है, एक्सपीरियंस अलग होता है। हाँ, तो इस किस तरह उतारा है, तो उनको अच्छा लगा कि भाई काफ़ी हद तक आप सफल हुए हैं और अच्छा किया है लोगों ने। और एक इंट्रोडक्शन हुआ और उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो हमारे जो डायरेक्टर थे उस समय प्ले के, उन्होंने कहा हाँ आप ज़रूर आइए। तो उस दौरान फिर हमारा एक्चुअल में, मैं जिस एरिया में मैं रहता हूँ, रास्ते में उनका घर पड़ता था, तो मुझे वहाँ से रिहर्सल से मैं उनको साथ ही लेके आता था। तो इस दौरान मिलना जुलना हुआ और कुछ बात आगे बढ़ी। प्ले हमने किया एक प्ले, उसके बाद एक और किया। अच्छा, वो भी आपके साथ थे? वो भी मेरे साथ थे, लेकिन उस प्ले के अंदर थे, लेकिन मेरे साथ रोल नहीं था उनका रोल किसी और के साथ था। और उसके बाद प्ले बंद हो गया, उन्होंने प्ले बंद कर दिया और अपनी पढ़ाई में वो आगे ध्यान देने लगे। और प्लस लेकिन मिलना जुलना हमारा रहा। तो यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा था कि अब सुधीर जी, तुम्हारे अब घर गृहस्थी जिस बसाना चाहते हो वो तुम्हें मिल गई है। और घर वाले भी कह रहे थे कि नहीं, अब भैया शादी वगैरह के लिए लड़की वगैरह ढूंढो। तो हमने हिम्मत करके उनको बताया कि अब लड़की हमने ढूंढ ली है, तो आप उनसे मिल लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी उस समय जो परेशानी थी मेरे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज थी। मैं एक पंजाबी फैमिली से था और हूँ, और प्राउड पंजाबी हूँ, प्योर पंजाबी हूँ। और मेरी जो भावी पत्नी उस समय जो बननी थी, वो एक साउथ इंडियन, एक तेलुगु परिवार से संबंधित रखती थी। तो लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क थोड़ा परवान चढ़ गया था। तो हमने अपने माता पिता से बोला कि जी ये लड़की है। वो उस समय थोड़ा उन्होंने अपोज किया, गुस्सा तो उनको आया, क्या बात है कि आपने पंजाबियों में तुझे लड़की नहीं मिली, जैसे अक्सर माँ बाप कहते हैं। होता है। तो वो भी हमें वो टाइम दिखा, लेकिन हमने अपने डिसीजन पे रहे कि नहीं, हम शादी करेंगे तो यहीं करेंगे। तो फिर हमारी 89 में हमारा जो विवाह है वो संपन्न हुआ। और उसके बाद एक शादी के बाद जब गृहस्थी इंसान के बच जाती है तो उसकी जिम्मेदारियां कुछ अलग हो शुरू हो जाती है। माँ बाप का इकलौती संतान होने के नाते, इकलौती मतलब इकलौता लड़का होने के नाते, मेरी एक बहन भी है, और मैं जो जिम्मेवारी मेरे पे थी, उस जिम्मेवारी को मुझे ही समझना था, अपने परिवार के, अपने बुज़ुर्ग पिता के साथ सहयोग करना था कि मैं उनको किसी तरह भी उनका हेल्प कर सकूं। तो हाँ, तो उन दिनों में मैं अपनी एक गारमेंट फैक्ट्री भी लगाई मैंने, एक्सपोर्ट, और उसको चलाता था मैं। और मतलब मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने और मेरी बीवी ने
क्योंकि ये काम ऐसा था कि जिसमें आपको दिन का पता होता है कि आप सुबह कितने बजे जाएंगे, लेकिन रात को कितने बजे जाएंगे उसका पता नहीं है। शिपमेंट्स जानी है, ये करना वो करना। और दोनों काम ज़िंदगी में, दूसरा काम भी मैंने किया तो एक रेस्टोरेंट चलाया, उसमें भी था कि सुबह का टाइम था बैठने का, रात का टाइम था कि जब तक पूरा स्टाफ खाना खुना खा जाए लॉक करके, वो भी रात को 12 साढ़े 12 बजते थे। तो ये फिर सफ़र चला, बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपनी जिम्मेवारी निभाते निभाते कब समय मिल गया निकलता गया। और एक समय ऐसा आया कि जब लगा कि अब बस बहुत हो गया, जब मैं रेस्टोरेंट चला रहा था। तो सर अगर मैं एक दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि आपकी जो सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई 2013 के बाद हुई है। बिल्कुल। जो आपकी एक्टिंग की सेकंड इनिंग जो है वो 2013 में। हाँ बिल्कुल 2000 एक्टिंग है। और जो 23-24 साल का एक बनवास था मेरे लिए, जो रामचंद्र जी के बनवास से काफ़ी ज़्यादा था, डबल था। 14 का 28। तो मैंने वो बनवास था मेरे लिए। और मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस उम्र में आके मुझे मौका दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोल तो है ही ना ऊपर। हाँ, ये तो कि नहीं जैसा कर सुधीर, अब तू एक्टिंग तेरे पास टाइम है इतना। और ऊपर वाले की दया से अगर आप घर के चलाने के लिए, जिसको कहते हैं हम फाइनेंशियली, मेरे इतने फिक्स कर दिए थे, ऐसा कर दिया था, ऐसा इंतज़ाम कर दिया था कि बच्चे बड़े हो गए थे, अपना कमाने लगे थे, और बाकी और भी मेरे सोर्स जो ऐसे बन गए थे। किचन मतलब मजबूत, किचन मजबूत थी। तो और मुझे कोई किसी तरह की फिक्र नहीं थी, तो इसलिए मैं बड़े ही आज़ादी के साथ और बड़े ही होके। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे घर वालों का सपोर्ट मिला, उसके बगैर शायद कुछ भी करना मुमकिन नहीं है किसी के लिए भी, या तो फिर वो घर छोड़े। और ये काम मैंने ज़िंदगी में मैं ना कर सका था, ना कर पाऊँगा, आगे कोई उम्मीद कुछ भी नहीं है, और मेरी खून में ही नहीं है। तो फिर अगर मैं कहूँ, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि फिर आपका ये जो एक्टिंग वाला जब आपने स्टार्ट करी सेकंड इनिंग, तो वो सफ़र आगे 2013 में जो सफ़र बढ़ा मेरा, कि मैं एक हमारे पुराने डायरेक्टर थे उनको मिला कि सर मुझे एक्टिंग करनी है दोबारा, और मैं रंगमंच से दोबारा जुड़ना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो उन्होंने वक्त निकाल के मुझे कहा कि ठीक है, तुम मुझे मंडी हाउस में मिलो। ठीक है जी, मैं ज़रूर मिलूँगा। और मंडी हाउस में तय समय के मुताबिक हम वहाँ पे मिले। हमारे थिएटर, रंगमंच में और एक्टिंग जगत में एक बहुत ही पुराने कलाकार हैं, जिनका नाम श्री वीपी कालरा जी है, जिनका नाम काफ़ी इज्जत से लिया जाता, आज भी लिया जाता है। मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया गया कि आप इनको किसी रंगमंच की हस्ती के साथ, क्योंकि वो भी कर रहे थे साथ साथ, फिल्में तो उन्होंने करी हैं, टीवी के साथ वो जुड़े, और थिएटर भी कर रहे थे। तो थिएटर के लिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक जगह का वक्त देता हूँ, आप वहाँ वक्त पे पहुँच जाइए, और एक आपको आना पड़ेगा। तो मैंने वक्त के अनुसार मैं वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ जाके मेरी मुलाकात हुई, जो उन्होंने मेरी मुलाकात कराई हमारे रंगमंच की दुनिया की एक ऐसी लेडी से, जो अपने आप में बहुत ही वर्सटाइल, जिसे मैं कहूँगा, एक उनके अंदर मतलब कला, गाने की कला, एक्टिंग की कला, मतलब हर चीज़, संगीत का उनको इतना अच्छा ज्ञान है, डांस, क्लासिकल डांसेस, मतलब एक जिसे कहते हैं कि संपूर्ण कलाकार जिसे कह सकता हूँ मैं, हर क्षेत्र का उनको ज्ञान। मिसिस सरिता वोहरा, जो दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में रहती हैं, उनसे मेरा परिचय कराया गया। तो वो उन दिनों एक प्ले के ऊपर उनका काम चल रहा था, उसकी रिहर्सल्स चल रही थी। तो मुझे कालरा साहब ने वहाँ पे उनसे मिलवाया, और उन्होंने मेरे से 2-4 बातें पूछी, और मुझे बोला कि आप कल से आ जाइए रिहर्सल पे। तो वो एक वक्त था कि मेरी एक शुरुआत हुई रंगमंच पे। फिर मैं कुछ उनके साथ जुड़ा, और मैंने देखना शुरू किया कि मैं और कहाँ जा सकता हूँ। शायद मेरे पास वक्त उस समय मिल रहा था मुझे काम करने का, तो मैंने कि रोज़ तो बुलाते नहीं थे वहाँ पे, और फिर मैंने एक और थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जो कि फॉर्मर IITians जो हैं, जिनका ड्रामा टेक के नाम से था, उनको ज्वाइन किया। वहाँ पे काम किया। मिस्टर रवि राज सागर, एक डायरेक्टर, एक अच्छे डायरेक्टर, एक अच्छे इंसान, उनके साथ काम किया। काफ़ी हेल्प करी उन्होंने भी। सरदा जी के साथ मैं आज भी उनके साथ एक परिवार की तरह रहता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, और इतना इज़्ज़त, प्यार, सम्मान और कला को
आगे और किस तरह निखारना है, आपने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, रोल में अपने आप को किस तरह ढालना है, हर चीज़ का उन्होंने भी मुझको मदद करी। और कहते हैं कि कलाकार, कभी कोई कलाकार ये कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो शायद उसके वो एक करियर का एंड होता है, और सीखने की उसके अंदर ललक होनी चाहिए। और मैं आज भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पैर ज़मीन पे हैं और मुझे अंदर सीखने की ललक अभी बाकी है। लेकिन ये सफ़र इसके बाद हुआ, उसके साथ उनके साथ साथ काम करने के साथ मुझे दिल्ली के ही तीन चार डायरेक्टर और मिले, जिनके साथ, उनके ग्रुप के साथ मैं जुड़ा और उनके साथ आज भी काम कर रहा हूँ। ये तो बात हो गई सर आपके थिएटर की। थिएटर में आप दोबारा आए और आपको लोगों से मिलना जुलना हुआ, और सरिता मैम के साथ आपने इतना काम करा, और बहुत सारे ग्रुप्स आपने बताए जिनके साथ आपने काम और भी लोगों के साथ काम किया। तो सर इसके बाद जब भी हम, मतलब अगर मैं एज ए आर्टिस्ट बोलूँ, जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं इस दुनिया में, सबकी एक चाह होती है कि मैं 70 mm पे, जिसे हम सिल्वर स्क्रीन बोलते हैं, कि उस पर मैं एक बार दिखूं लोगों को। वो जो चाह होती है वो हर इंसान के अंदर, हर आर्टिस्ट के अंदर होती है। तो वो आपकी चाह कैसे पूरी हुई और उसके पीछे क्या कहानी? हाँ, तो जो मेरा करियर का जो फिल्मी सफ़र था उसकी शुरुआत हुई 2013 में। मैं कहता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस ऊपर वाले का, अपने वेल विशर्स का, अपने दोस्तों का या अपने चाहने वालों का, कि बहुत जल्दी मुझे एक टीवी कमर्शियल, एक अच्छे लेवल का, एक अच्छे प्रोडक्ट का और एक फिल्म, जब मैंने दोबारा अपना करियर को दोबारा स्टार्ट किया, जिसे कहते हैं रीस्टार्ट किया, या उसको दोबारा से 2013 में, तो मुझे फिल्म में मिल गई। और ये फिल्म मुझे हिंदी की फीचर फिल्म आई थी, एक लुक्का छुपी, और उसमें मुझे एक किरदार का निभाने का मौका मिला, और उसकी तारीफ़ भी हुई और लोग मुझे पहचानने भी लगे। फिर उसके बाद मुझे 2 फिल्में और मिली। एक कानपुरी का काम किया मैंने, उसमें एक मजिस्ट्रेट का रोल किया, और एक गिन्नी वेटसनी में मेरा एक छोटा सा रोल उसमें भी था। एक फ़िल्म जो मेरी अभी कंप्लीट हुई है, आगरा के नाम से है, वो अभी रिलीज़ होने बाकी है। साथ साथ मैं टीवी कमर्शियल भी करता रहा और आज भी करता हूँ, और थिएटर भी करता हूँ। थिएटर से मैं आज भी जुड़ा हूँ। अगर कोई मुझे थिएटर के लिए कहता है तो मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन यह है कि एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, या मैं थिएटर करता हूँ या फिर शूट कर पाता हूँ। लेकिन थिएटर जो है मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगा। कोशिश करता हूँ कि किसी तरह वक्त निकाल के थिएटर से जुड़ा रहूँ। और इसके बाद की जो सफ़र चल रहा है कि अब जब मुझे ये ऑडिशन मिला और किया और मैंने लुक्का छिपी करी, तो मतलब जो एक सिल्वर स्क्रीन पे आने की जो खुशी होती है, और जब पर्दे पे अपने आप को देखा, मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने, मेरे सगे संबंधियों ने, तो जब मुझे अनुभव जब उन्होंने बताया कि हमने भैया जब तुमको देखा, ये जब तुमने देखा, तो जिसे कहते हैं ना, कई बार तो वो मतलब हॉल के अंदर चीख पड़े, अरे भैया वो देखो आ गए। तो इमोशनल हो जाता है इंसान, आर्टिस्ट इमोशनल होता है, आंखों से आंसू भी आते हैं जो कि कई बार बाहर नहीं निकलते। और पहचान बननी शुरू हो गई, मार्केट में लोग पहचानने लग गए। दिल्ली के जितने प्रोडक्शन हाउस हैं अच्छे, उनके साथ यूट्यूब के लिए काम किया, काफ़ी काम किया यूट्यूब के लिए, लोग पहचानने लग गए। दिल्ली से बाहर भी जाते हैं तो लोगों ने, लड़के लड़कियां जो पहचानते हैं, वो सेल्फ़ी के लिए आते हैं। तो आर्टिस्ट को और क्या चाहिए? आर्टिस्ट के लिए ये जो पल, ये क्षण जो होते हैं, उसको बड़ा ही मतलब गौरव महसूस होता है, गौरवान्वित करते हैं उसको, कि नहीं ये पल थे, ये पल हैं, इसको आज मैं जी रहा हूँ। और किसी वक्त में एक वक्त था कि जिसमें मैं सिर्फ कल्पना करता था कि मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा देखना है। मेरी ज़िंदगी में एक स्टार ऐसे हैं जो आज भी हैं, आज भी लोगों के दिलों पे छाए हुए हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, धर्म जी। वो मेरे पिताजी के एक चहेते कलाकारों में से थे, और शायद मेरे भी अब तक के। और कितने कलाकार और कितने गए, मैं उनको दिलो जान से आज भी उतना ही चाहता हूँ। और मुझे परमात्मा ने पिछली नवंबर के अंदर ये एक मौका दिया कि जा, तुझे एक दिन के लिए धर्म जी के साथ शूट करने का। अब सोचिए कि मैं कितना खुशनसीब हूँ इस मामले के, कि ज़िंदगी भर मैं सोचता रहा, मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं अपने चहेते कलाकार को देख सकूं, या उनसे के साथ काम करने की तो बात ही दूर थी, लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का, उनके साथ बैठने का मौका मिला। वो बात दूसरी है कि कोविड की वजह से
जो पाबंदियां लगी हुई थी उनके साथ मैं ना तस्वीर खिंचा सका, ना उनसे मैं बात कर सका। लेकिन 4 फुट की या 6 फुट की दूरी से मैं उनको करीब से देखता रहा और निहारता रहा। जैसे होता ना कि जिसके आप दीवाने होते हो तो उसे अगर नज़र नहीं हटती कई बार, अब वो तो ऐसा ही हाल मेरा भी था। तो ये एक दिन मेरे लिए बहुत खुशनसीब हूँ मैं इस मामले में। और एक हर कलाकार की ज़िंदगी में होता है, हर कोई किसी न किसी का दीवाना होता है। और तो उसके बाद मुझे अभी मैंने उनके साथ फ़िल्म करी है, और अभी एक फ़िल्म मैं अक्षय कुमार जी के साथ भी करके आया हूँ। और बहुत अच्छे हैं सब लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, अच्छा इज़्ज़त मान मिलता है, सब कुछ है, तो खुश हूँ। हिंदी नाटकों के साथ साथ मैंने पंजाबी के भी कुछ नाटक किए हैं। और पंजाबी समझने वाले सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरी दिली ख्वाहिश आज भी हैगी कि मैं पंजाबी वास्ते काम करा, पंजाबी नाटक करा, पंजाबी फिल्मां से काम करा, पंजाबी सीरियल से काम करा। लेकिन ये साडे दिल्ली के अंदर पंजाबी नाटकों का बहुत ही कमी खलदी है। पंजाबी कलाकार इन्ने है ने, लेकिन पंजाबी निर्देशक के काम नहीं करना लोगों वास्ते ना पंजाबी नाटक है ने, पंजाबी कलाकारों को कोई काम नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट भी हैगी, और मैं चाहना अपने इस इंटरव्यू के जरिए कहना चाहना कि पंजाबी कलाकारों को काम दिता जाए, पंजाबी कलाकारों को काम मौका दिता जाए नाटक करने का, फिल्मां का, सीरियल का। और मेरी इच्छा हैगी है कि मैं पंजाब अपनी माँ भाषा वास्ते कुछ काम करा। मेरी हाथ जोड़ के विनती हैगी है उन लोगों वास्ते ਜਿਹੜੇ पंजाबी च काम कर चाहते हैं वो अगे आन असी पंजाबी भाषा को होर उत्ते लैके जाइए। इन्नी यदी जी विरासत है इनू होर दिखाइए लोगों को कि साढ़े पंजाबी विरासत की है। बस मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि थोड़े दर्शकों का प्यार मैनू मिलता रहे और तुसीं सारे खुश रहो, अच्छी सेहत बनिया ने तोड़िया। थोड़ा लख लख धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थे सुधीर जी जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, और बहुत सारे उन अनुभवों से हमें भी और सीखने को मिलता है। और सर ने जो बात कही कि आपका दिल जिस काम में हो वो काम हमें ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ सर का भी थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों को आपके सामने ला सकें और उनके अनुभव आपके साथ साझा कर सकें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप सबका धन्यवाद।